Good evening to all of you and welcome back to the session of current affair. In this session I am going to take some article of the Hindu newspaper which are very relevant for our UPSC CSC examinations and other PCS examinations. So without wasting our time, coming to the session, there are 5 articles in this news. Today news. First is removal of invasive species, that is related to our GS paper 3 environment. And second is China commissions its latest aircraft carrier, that is Fujian. It is related to GS paper 2 science and technology. And third is about Indian leopard, that is related to our GS paper 3 environment. And fourth is about Guru Ravidas. And last one is about the background of Vande Mataram. And the last two is related to GS paper 1 Indian history. So I am going to deal one by one. First article is Sena spectabilis removed from 1963 hectares in मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, है ना। तो हम लोग जानते हैं सेना स्पेक्टिबिलिस क्या है, एक इन्वेजिव स्पीसीज है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। तो Supriya Sahu, Secretary Environment, Climate Change and Forest, announced that the Tamil Nadu Forest Department has successfully removed Sena spectabilis, an invasive trees species from 1963 hectare of land in the मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो हमें ये दो एक चीज और पता चला है कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है, वो तमिलनाडु में है ना। तो द इन्वेजिव स्पीसीज हैड बीन आइडेंटिफाइड ऑन a total 2,448 hectare, out of which 80% has been cleared. So तो इन्वेजिव स्पीसीज का इम्पैक्ट क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, है ना, इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में। आज थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। द स्पीसीज डज नॉट सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड इज नॉट प्रीफर्ड बाय वाइल्ड एनिमल। मीन्स इन्वेजिव स्पीसीज जो है वो वाइल्ड एनिमल के द्वारा भी प्रीफर नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको खाने में भी इंटरेस्ट नहीं होता है। इट पोजेज ए मेजर थ्रेट टू द नेटिव वेजिटेशन एंड इकोसिस्टम बैलेंस। तो जो ट्री को रिमूव किया है उसका क्या यूटिलाइजेशन होगा, है ना। तमिलनाडु गवर्नमेंट किस तरह से उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही है, ये देखते हैं। द फॉल ट्रीज आर बीइंग रीपर्पस्ड फॉर पेपर प्रोडक्शन, है ना। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैड पार्टनर्ड विद द तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड टू इंश्योर सस्टेनेबल डिस्पोजल। इसका मतलब क्या है, इनका यूज किया जाएगा पेपर प्रोडक्शन में। द रिमूवल वर्क वाज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटीज, एम्फसाइजिंग कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। तो चैलेंज क्या है इन्वेजिव स्पीसीज का, तो क्या मिसेस साहू एक्नॉलेज दैट इन्वेजिव स्पीसीज मैनेजमेंट रिमेन्स ए मेजर चैलेंज फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट अक्रॉस द तमिलनाडु एंड इंडिया। और वो क्या बोलती है, दिस स्पीसीज आर रैपिडली टेकिंग ओवर फॉरेस्ट एरिया, थ्रेटनिंग नेटिव फ्लोरा एंड फौना, and the state experience in the dealing with the such invasive species and has generated valuable lesson that now inform ongoing environmental project. So इतना ही था, है ना। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में जो सेना स्पेक्टिबिलिस है उसके बेसिस पे देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आते हैं स्टेटमेंट 1 पे। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, सेना स्पेक्टिबिलिस इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीसीज दैट एनहांसेस सॉइल फर्टिलिटी एंड देयरबाय प्रमोट द ग्रोथ। ये गलत है ना, जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द और थर्ड पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द स्पीसीज लाइक सेना स्पेक्टिबिलिस आर लिस्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये भी गलत है, बिकॉज इट इज एन इन्वेसिव स्पीसीज, इसलिए ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आता है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन कौन सा है, तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। सी इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज चाइना लॉन्चेस न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियन एज इट सीक्स टू प्रोजेक्ट पावर। तो हम लोग देख रहे हैं, है ना, कि चाइना डे बाय डे अपना डिफेंस सिस्टम को
स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है। उसी सीरीज में एक नया लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्यूजियन। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में, फ्यूजियन है क्या और क्या क्यों इसका इंपॉर्टेंस है। तो द फ्यूजियन इज ए चाइना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर एंड द फर्स्ट वन फुल्ली डिजाइन एंड बिल्ड डोमेस्टिकली। तो सबसे पहले तो ये थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, और चाइना का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और इट इज द फर्स्ट वन दैट हैज बीन डिजाइन एंड बिल्ड डोमेस्टिकली, मींस इंडिजिनियसली, मार्किंग ए माइलस्टोन इन चाइना नेवल डेवलपमेंट। सेकंड इज इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट visible example of President Xi Jinping's ambitious military modernization program aimed at creating a modernized force by 2035 है ना। वहाँ के प्रेसिडेंट का एम्बिशन है कि बाय 2035 वहाँ के फोर्स को मॉडर्नाइज कर देना है एंड बिल्डिंग ए वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बाय मिड 21st सेंचुरी। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द चाइनाज नेवी क्या है? वन ऑफ द चाइनाज main naval goal is to dominate nearby maritime zones including South China Sea, East China Sea and LOC, collectively forming part of the first island chain। तो तीनों जो है ना, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी एंड द LOC, तीनों मिला के हमारा फर्स्ट आइलैंड चेन का क्या करता है, फॉर्म करता है, एक्सटेंडिंग थ्रू जापान, ताइवान एंड फिलीपींस। यहाँ हम देख सकते हैं एक्चुअली ये फर्स्ट आइलैंड, सेकंड आइलैंड एंड थर्ड आइलैंड चेन जो है ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यूएसए का, है ना, ड्यूरिंग द कोल्ड वार। और ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, क्या नाम है इसके लिए, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था चाइना और रशिया को कंटेन करने के लिए। तो इस ड्राइंग में हम देख सकते हैं ये फर्स्ट लाइन जो है ये फर्स्ट आइलैंड चेन है एंड सेकेंड इज द सेकेंड आइलैंड चेन। और इसके और फर्दर ईस्टवर्ड मूव करेंगे तो यहाँ पे कहीं थर्ड आइलैंड चेन है ना। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आइलैंड चेन के बारे में बात किया गया है। तो अभी जो बात हो रहा है ना, नॉर्थ चाइना सी, साउथ चाइना सी एंड फिलीपींस सी, ये सब क्या है, एंड LOC, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ द फर्स्ट चाइना सी का पार्ट है ना, जो कि ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया यहाँ से गुजरती है। तो आते हैं, बियॉन्ड दिस वाटर चाइना ऑल्सो एम्स टू एक्सटेंड इट्स रीच इनटू द डीपर पैसिफिक ओशियन, मींस है ना, ये कंस्ट्रेंट, ये रिस्ट्रेंट रहना नहीं चाहती है टू अप टू द फर्स्ट आइलैंड चेन, ये और उसके बियॉन्ड भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, मींस चाइना और आगे जाने की कोशिश कर रहा है टू द सेकंड आइलैंड चेन एंड थर्ड आइलैंड चेन। चैलेंजिंग कंट्रोल ओवर द सेकंड आइलैंड चेन वेयर द यूनाइटेड स्टेट मेंटेन्स मेजर मिलिट्री बेस सच एज दोजोन, गुआम, है ना। तो गुआम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेकंड आइलैंड चेन का पार्ट है जहाँ पे यूएसए का मिलिट्री बेस है। सो कंपैरिजन विद द यूएस नेवी, तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में चाइना करेंटली ऑपरेट 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वेयर एज द यूएस नेवी हैज 11, ठीक है। और पावर सोर्सेस में ऑल चाइनीज कैरियर इंक्लूडिंग फ्यूजियन आर कन्वेंशनली पावर्ड, वेयर एज इन कंट्रास्ट यूएस कैरियर आर द न्यूक्लियर पावर्ड, इनेबलिंग देम टू ऑपरेट फॉर एक्सटेंडेड ड्यूरेशन विदाउट रिफ्यूलिंग। इसका मतलब क्या है कि अभी भी यूएसए जो है फार बियॉन्ड चाइना नेवल पावर, है ना। तो बेस्ड ऑन दिस देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू, है ना, रिलेटेड टू फ्यूजियन। आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। आते हैं स्टेटमेंट 1 पे। स्टेटमेंट 1 क्या है? द फ्यूजियन इज ए चाइनाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इक्विप्ड विद न्यूक्लियर प्रोपल्सन। ऐसा नहीं, अभी हम लोग देखे कि न्यूक्लियर प्रोपल्सन से इक्विप नहीं है ना, ये कन्वेंशनल, इट इज पावर्ड बाय कन्वेंशनल सोर्स, है ना। सो स्टेटमेंट 1 बिकम्स इनकरेक्ट, इट मींस ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए बिकम्स इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 पे आते हैं। ऑप्शन 3 इज चाइनाज नेवल, स्टेटमेंट 3 इज चाइनाज नेवल मॉडर्नाइजेशन प्लान एनविजन्स बिल्डिंग अ वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बाय 2035। ऐसा नहीं है, 2035 तक जो है
मॉडर्नाइज करने की कोशिश है चाइना को, है ना, अपने मिलिट्री पावर को। अब बाय मिड 21st सेंचुरी तक इनको वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाना है। सो ये गलत हो जाता है, इट मीन्स ऑप्शन सी बिकम्स रॉन्ग, इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आर्टिकल इज महाराष्ट्र सेंड्स प्रपोजल टू रिलोकेट लेपर्ड टू वनतारा। हम लोग पढ़ रहे हैं, वनतारा बहुत न्यूज में है ना, गुजरात में। सो ये न्यूज में है, हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से कहाँ रिलोकेट होगा, हमें लेपर्ड के बारे में जानने की जरूरत है कि ये कैट फैमिली से बिलोंग करती है और इसका ये IUCN स्टेटस क्या है ना, और इनका थ्रेटन्ड फ्यूचर क्या है ना, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इंडियन लेपर्ड इज ए सब स्पीसीज ऑफ लेपर्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इट इज द स्मॉलेस्ट अमंग द बिग कैट्स आफ्टर टाइगर एंड लायन, है ना। जितना भी बिग कैट है, टाइगर, लायन, इस सब में सबसे छोटा होता है लेपर्ड। एंड नोटेड फॉर इज हाई एडेप्टेबिलिटी, द स्पीसीज कैन थ्राइव इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स फ्रॉम डेंस फॉरेस्ट टू सेमी अर्बन एरियाज। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? तो IUCN रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल बोला गया है ना, वल्नरेबल स्टेटस है। एंड साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। इट मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग हाईएस्ट क्या प्रोटेक्शन। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी शेड्यूल 1 में रखा गया है। दैट मीन्स एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है लेपर्ड को इन इंडिया। हैबिटेट क्या है? तो बहुत जगह मिलता है, कहाँ कहाँ? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, एल्पाइन कॉनिफोरस फॉरेस्ट एंड ड्राई स्क्रबलैंड एंड ग्रासलैंड, बट नॉट फाउंड इन डेजर्ट रीजन एंड द मैनग्रोव ऑफ द सुंदरबन, है ना। डेजर्ट रीजन और मैनग्रोव द सुंदरबन का मैनग्रोव में नहीं मिलता है, बाकी लगभग सब जगह ये पाया जाता है। देयर एडेप्टेबिलिटी allows them to survive in a human dominated landscape as well। कहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में देख लेते हैं एक बार। तो इंडिया में टोटल जो एस्टिमेट किया गया है पॉपुलेशन, वो लेपर्ड का पॉपुलेशन अबाउट 13,874 है ना। और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट, जहां पे लगभग 8,000 लेपर्ड मिलते हैं। एंड नॉर्थ ईस्ट हिल्स में मीन्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अबाउट 141 लेपर्ड मिलते हैं, जो कि लोएस्ट इन नंबर है। टॉप 3 स्टेट कौन कौन सा है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा लेपर्ड मिलता है, फिर कर्नाटका एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र। तो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है लेपर्ड में, हम लोग देखते हैं। डॉटेड होता है ना, इसमें यहाँ हम देख सकते हैं ये है ना, ये डॉटेड होता है उसका स्किन। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो मेलानिज्म क्या है? ए जेनेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन ब्लैक कलर्ड लेपर्ड कॉमनली नोन एज ब्लैक पैंथर्स और ब्लैक जगुआर्स। जब लेपर्ड जो है पूरा ब्लैक हो जाता है ना, ड्यू टू मेलानिज्म, उसको बोलते हैं ब्लैक कलर्ड पैंथर्स और ब्लैक जगुआर्स। डिस्पाइट देयर डार्क कलर, द कैरेक्टरिस्टिक स्पॉट्स आर स्टिल फेंटली विजिबल। फिर भी उसमें जो डॉटेड स्पॉट थे जो हमने अभी ऊपर देखा, ब्लैक कलर वाले में भी होता है ना, लेपर्ड में भी होता है, ब्लैक कलर लेपर्ड में भी होता है, लेकिन वो फेंटली विजिबल होता है। एक्टिविटी क्या है? तो नॉकटर्नल प्रीडेटर्स होते हैं, नाइट में ये हंट करते हैं। दे हंट प्राइमरली एट द नाइट। फूड हैबिट तो हम लोग को पता है ये क्या है, कार्निवोर्स है। सो फीड मेनली ऑन स्मॉल टू मीडियम साइज हेर्बिवोर्स। कॉमन प्रे है चीतल, हॉग डियर, वाइल्ड डियर एंड ओकेजनली स्मॉलर एनिमल लाइक मंकी, बर्ड्स एंड डोमेस्टिक लाइवस्टॉक, ये सबको भी हंट करता है। थ्रेट्स क्या है इसके? तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, है ना, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट। तो रैपिड डिफोरेस्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन एंड एग्रीकल्चर इंक्रोचमेंट रिड्यूस फॉरेस्ट कनेक्टिविटी। एंड नेक्स्ट इज लीड टू आइसोलेटेड पॉपुलेशन एंड रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा, ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन एंड वी आर एक्सटेंडिंग टुवर्ड द फॉरेस्ट। सो ड्यू टू श्रिंकिंग हैबिटेट्स लेपर्ड ऑफन मूव नियर विलेज और टाउन्स, और ये कॉन्फ्लिक्ट के कारण है ना वो थ्रेट में है। नेक्स्ट इज पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो उनका पोचिंग होता है वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए फॉर देयर स्किन्स, बोन्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स, है ना। एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल प्रे बेस
जिन पे है ना अपने फूड के लिए जिन एनिमल्स पे वो आश्रित है, डिपेंडेंट है, उनका भी डिप्लीशन हो रहा है। सो ओवर हंटिंग ऑफ हर्बीवोर्स रिड्यूस फूड अवेलेबिलिटी, फोर्सिंग लेपर्ड टू हंट डोमेस्टिक एनिमल्स एंड रोड एक्सीडेंट एंड अर्बन एक्सपेंशन, जैसा हमने बताया। सो कुछ इनिशिएटिव लिया गया है इनको कंजर्व करने के लिए। तो क्या क्या इनिशिएटिव है? तो सबसे पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ना, इब्का, हम लोग देख चुके हैं, उसका हेडक्वार्टर है इन इंडिया एंड इट प्रमोट्स ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट स्पीसीज। सारे 7 बिग कैट स्पीसीज के बारे में सेफगार्ड के बारे में बात करता है, लाइक टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड प्यूमा। बट इन इंडिया देयर इज 5 ऑफ दीज 7 स्पीसीज है ना। इंडिया में 7 स्पीसीज नहीं मिलता है, केवल 5 स्पीसीज मिलते हैं। इसका मतलब प्यूमा और जगुआर इंडिया में नहीं है। द अलायंस फोकसेस ऑन द हैबिटेट प्रोटेक्शन एंड एंटी पोचिंग मेजर्स एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया मींस WWF इंडिया। इंडिया क्या कर रही है? हेल्प कर रही है WWF को इन कंडक्टिंग साइंटिफिक स्टडीज ऑन लेपर्ड पॉपुलेशन विद इन प्रोटेक्टेड एरिया एंड मॉनिटर्स देयर मूवमेंट थ्रू वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। और क्या सपोर्ट करती है? एंटी पोचिंग ऑपरेशंस में, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में एंड कम्युनिटी अवेयरनेस में। ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट ये क्या है? ए लैंडस्केप बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हाई एल्टीट्यूड हिमालयन इकोसिस्टम। हाई एल्टीट्यूड हिमालयन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया था, ये प्रोजेक्ट लाया गया था। और हमें पता है कि लेपर्ड वहां भी मिलते हैं है ना। तो इम्प्लीमेंटेड जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ये दोनों मिलके क्या कर रही है? इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है और फंडेड बाय ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है। इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज सच एज लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड देयर हैबिटेट्स। तो इतना था लेपर्ड के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस and I am waiting for your answer. Please try to solve this question. Okay. So now I am going to solve this question. आते हैं है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 क्या है? बोलता है द इंडियन लेपर्ड दाउ लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज प्लेस्ड अंडर अपेंडिक्स 2। ऐसा नहीं है, इट इज प्लेस्ड अंडर अपेंडिक्स 1 है ना। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। इट मीन्स ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट आते हैं और स्टेटमेंट 4 पे। स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है? द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इब्का हेडक्वार्टर इन इंडिया है ना। यहां तक तो ये स्टेटमेंट सही है। फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन द कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स फाउंड विद इन इंडिया टेरिटोरियल बाउंड्री। ऐसा नहीं है ना। इंडिया में टोटल 5 बिग कैट फैमिली के है ना, बिग कैट फैमिली के टोटल 5 मेंबर्स मिलते हैं। जैसा हमने देखा प्यूमा और जगुआर इंडिया में नहीं मिलते हैं, लेकिन इब्का जो है टोटल 7 है ना मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने की बात करती है। इट मींस ऑप्शन स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट। इफ स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट इट मींस डी इज आल्सो इनकरेक्ट। इट मींस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विलेजेस इन यूपी टेंस ओवर वेंडलिज्म ऑफ संत रविदास स्टैच्यू है ना। तो अभी यूपी के एक विलेज में संत रविदास के स्टैच्यू को तोड़ा गया है, उसके बारे में न्यूज है। तो हमें उस न्यूज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रविदास के बारे में जानना है। संत रविदास कौन थे, उनके बारे में जानना है ना। फॉर द इंडियन हिस्ट्री पर्सपेक्टिव्स और हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें संत रविदास के बारे में जानना है। तो क्या है अबाउट गुरु रविदास? गुरु रविदास का बर्थ 1377 में हुआ था और वो 1527 तक थे। वाज ए रेवर्ड सेंट
पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर एसोसिएटेड विद द भक्ति मूवमेंट, है ना। हम लोग को पता है गुरु रविदास जो है, संत रविदास जो है भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे। एंड ही वाज बोर्न इन शीर गोवर्धनपुर, ए विलेज नियर वाराणसी, उत्तर प्रदेश। हिज बर्थ प्लेस इज नाउ ए प्रोमिनेंट पिलग्रिमेज साइट नोन एज श्री गुरु रविदास जन्म स्थान, है ना। एंड ही वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, लेकिन वो he rose to prominence through his devotion and humanitarian teachings. He is also known by other names such as Raidas, Rohidas and Ruhidas. इन सब उन्हीं का, ये सब तीनों जो है उन्हीं का नाम है। तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है ना, तो स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन है क्या, तो disciple of the Bhakti poet Saint Ramananda, he was the disciple of Ramananda, a leading figure of the Bhakti movement, and he emphasized devotion to the formless God. It means he focused on nirguna bhakti, है ना, rejecting the worship of deities with physical attributes like saguna bhakti. वो सगुना भक्ति के अगेंस्ट में थे, मीन्स निर्गुण भक्ति को क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। his philosophy focused on spiritual freedom, inner purity and direct connection with the divine. और क्या था, उनके टीचिंग क्या थे और सोशल रिफॉर्म क्या क्या थे, तो गुरु रविदास स्ट्रांगली एडवोकेटेड ह्यूमन इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड जेंडर इक्वालिटी। ही अपोज द कास्ट सिस्टम को अपोज किया एंड फाउंड अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, जो उस समय हमारी सोसाइटी में प्रिविलेंट थी, है ना, कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी, उसके अगेंस्ट में उन्होंने फाइट किया। एंड अदर सोशल डिस्क्रिमिनेशन। हिज विजन वाज द कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, जो अभी भी हम लोग बात करते हैं, है ना, कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी को बनाने के लिए जो अभी भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ये उस समय बात कर रहे थे, है ना। मीन्स इनका थॉट कितना प्रोग्रेसिव था ये आप समझ सकते हैं। बीइंग आर ट्रीटेड विद द डिग्निटी, ही प्रीच्ड द ट्रू डिवोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वंस बर्थ और सोशल स्टेटस। इन्फ्लुएंस क्या था भक्ति मूवमेंट का, तो हिज डिवोशनल सॉन्ग्स एंड वर्सेस मेड ए डीप एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द भक्ति मूवमेंट अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, है ना। उनका बहुत सारे उनके भजन हैं, उनके सॉन्ग्स हैं, उनके वर्सेस हैं, है ना, जो अभी तक इम्पैक्ट कर रहा है इन रूरल इंडिया और इन आवर सोसाइटी। ही इंस्पायर्ड मेनी लेटर सेंट्स एंड पोएट्स थ्रू हिज मैसेज ऑफ लव, कंपैशन एंड इक्वालिटी। और वन ऑफ देम इज कौन थी, मीराबाई। सो द ग्रेट भक्ति पोएट सेंट मीराबाई कंसिडर्ड गुरु रविदास एज अ स्पिरिचुअल गुरु, एक्नॉलेजिंग अक्रॉस रिलीजियस ट्रेडिशन, है ना, एक्नॉलेजिंग हिज डीप स्पिरिचुअल विजडम। उनका कुछ लिटरेरी वर्क है, तो एक हम लोग जानते हैं कि गुरु रविदास जो है प्रोलिफिक पोएट थे, सो एक्सप्रेसिंग प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ट्रूथ इन सिंपल लैंग्वेज, एंड 41 ऑफ हिज हिम्स आर इंक्लूडेड इन द 6th होली बुक दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब। मीन्स उनका जितना भी हिम्स था, मतलब अबाउट 41 हिम्स जो है गुरु ग्रंथ साहिब में लिए गए हैं, हाईलाइटिंग हिज इन्फ्लुएंस अक्रॉस रिलीजियस ट्रेडिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ रविदासिया रिलीजन। उनके बाद क्या हुआ, हिज फॉलोअर्स लेटर क्या किए, फॉर्म किए, एक रिलीजन को फॉर्म किया जिसका नाम दिया गया रविदासिया, व्हिच इज बेस्ड ऑन हिज टीचिंग एंड फिलोसफी। Ravidasiya believed that Guru Ravidas should be regarded as saint and spiritual guide on par with other great guru, and they recognized that his message or his teaching predate those of first Sikh Guru and were influential in the shaping Sikh spiritual thought. So based on this about Guru Ravidas, there is a question for you guys, and please try to solve this question. So now I am going to solve this question. आते हैं स्टेटमेंट 1 पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही वाज ए प्रोपोनेंट ऑफ सगुना भक्ति, ये गलत है। ही वाज ए प्रोपोनेंट ऑफ निर्गुणा भक्ति, है ना, निर्गुणा भक्ति। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, इट मीन्स ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज
2 and 4 इज कॉमन इन बोथ द ऑप्शन. सो आते हैं स्टेटमेंट 3 पे. 3 क्या है? ही टीचिंग लेड एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअल लिबरेशन थ्रू रिचुअल प्यूरिटी एंड, ऐसा नहीं है, है ना. उन्होंने बाइकआउट किया था रिचुअल प्यूरिटी को एंड कास्ट ड्यूटीज को, है ना. वो ही वाज अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड he want to make our society, है ना, form our society on the as a casteless society or classless society. So statement 3 is also incorrect. It means option D is wrong. So option B is the correct answer. Next article is PM says Vande Mataram was fragmented in 1937. हमें ये जानने की जरूरत नहीं है ना. इन्होंने आरोप प्रत्यारोप आरोप लगाया है कांग्रेस पे, वो हमें आरोप जानने की जरूरत नहीं. हमें ये जानना है कि वंदे मातरम के बारे में जानना है ना, और उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना है. सो बैकग्राउंड ऑफ वंदे मातरम. तो दिस द सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय हुम? दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चटर्जी इन 1875. और ये प्रकाशित किया गया था, फर्स्ट पब्लिश इन लिटरेरी जर्नल बंगला दर्शन, बंग दर्शन, है ना. उनका जर्नल था लिटरेरी जर्नल जिसका नाम था बंग दर्शन एज पार्ट ऑफ हिज नोवेल आनंद मठ. मीन्स बंग दर्शन क्या है? जर्नल था, उसमें रिलीज किया गया था, पब्लिश किया गया था, बट वंदे मातरम इज ए पार्ट ऑफ हिज नोवेल आनंद मठ. इन 1937 इंडियन नेशनल कांग्रेस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, और वो कमिटी को लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस. उनके रिकमेंडेशन पे चूज ओनली द फर्स्ट 2 स्टैंजाज आउट ऑफ 6 टू सर्व द नेशनल सॉन्ग, है ना. मीन्स पूरे ये वंदे मातरम जो पोएम है ना, इसमें टोटल 6 स्टैंजा हैं, उसमें से शुरू के 2 स्टैंजा को चुना गया हमारे नेशनल सॉन्ग के लिए, और ये रिकमेंड किए थे, है ना, एक कमिटी, जिस कमिटी को हेड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस. लेटर ऑन 24 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफिशियली एडॉप्टेड दिस ट्रंकेटेड वर्जन एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो हम लोग अभी भी गाते हैं. So based on this, there is a question for you. तो now I am going to solve this question. डायरेक्ट आते हैं स्टेटमेंट 2 पे. स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1937 एक्सेप्टेड ओनली द फर्स्ट 2 स्टैंजाज ऑफ द सॉन्ग एज द नेशनल सॉन्ग, है ना. यहाँ तक दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं है ना. द कमिटी वाज चेयर्ड बाय सुभाष चंद्र बोस. So option 2, statement 2 is wrong. It means option D, option C and option B is incorrect. It means option A is the correct answer. Next article is Latvia public mobilization grows in the support of treaty for preventing violence against women. इसका मतलब क्या है? हम ये बात कर रहा है इस्तानबुल कन्वेंशन, है ना. इस्तानबुल कन्वेंशन के ऊपर क्या बात कर रहा है? इस्तानबुल कन्वेंशन के बारे में हम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करेंगे. सो इससे पहले क्या था? टर्की ने इस्तानबुल कन्वेंशन से बाहर हो गया था टर्की अबाउट 2023-24 में, और अब जो है लातविया इज ट्राइंग टू ऑप्ट आउट. सो इस्तानबुल कन्वेंशन क्या है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. तो इस्तानबुल कन्वेंशन इज ए ह्यूमन राइट ट्रीटी स्टेब्लिश्ड बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप. कौन स्टेब्लिश किए हैं? काउंसिल ऑफ यूरोप ने स्टेब्लिश किया था. इट इज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट एम्ड एट कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस. तो वायलेंस अगेंस्ट वीमेन और डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में को कॉम्बैट करने के लिए इस्तानबुल क्या था? कन्वेंशन लाया गया था, और इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय काउंसिल ऑफ यूरोप. और जब ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या थे? तो प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट एंड एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन. और उनका अप्रोच था 3P's अप्रोच, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर विक्टिम्स एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ परपिट्रेटर्स, है ना.
और क्या करता, ये प्रमोट कर रहा था जेंडर इक्वलिटी एंड सीक्स टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन एंड इंश्योर्स रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ वुमेन हु हैव सफर्ड वायलेंस। फिर क्या हुआ, द ट्रीटी वाज ओपन फॉर एडॉप्शन और सिग्नेचर इन मई 2011 इन इस्तांबुल और टर्की एंड इट हैज बीन साइंड बाय 34 कंट्रीज of the European Union and Council of Europe, and Turkey was the first country to ratify the convention and incorporate it into the its domestic legal system. But Turkey जो है फर्स्ट कंट्री था रेटिफाई करने वाला, लेकिन टर्की वाज आल्सो द फर्स्ट कंट्री, है ना, दैट हैज ऑप्टेड आउट फ्रॉम दिस कन्वेंशन, है ना। although the convention is open to non-European countries and under certain condition India is not a party to the Istanbul Convention. इंडिया जो है इस्तांबुल कन्वेंशन का पार्टी नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो रिप्रेजेंट लैंडमार्क स्टेप इन एस्टेब्लिशिंग लीगल ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट टू प्रिवेंट जेंडर बेस्ड वायलेशन, है ना। जेंडर बेस्ड वायलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक लैंडमार्क, ग्लोबली लैंडमार्क स्टेप था, है ना, स्टेप है, एंड इनकरेजेज स्टेट टू अडॉप्ट लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी मेजर एड्रेसिंग वायलेंस इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर. So based on this Istanbul Convention, there is a question for you guys. Try to solve this question. So I am going to solve this question now. आते हैं स्टेटमेंट 1 पे. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन स्पेसिफिकली एम्ड एट प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस. तो इट इज नॉट द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, इट वाज द ट्रीटी ऑफ यूरोप, काउंसिल ऑफ यूरोप, है ना, काउंसिल ऑफ यूरोप. So it means statement 1 is incorrect. It means option A, option C and option D is also incorrect. It means B is the correct answer. So today that's all for today guys, and thanks for watching today's session. We will meet on Monday at the same time with some important article of the Hindu newspaper, and for that good night to all of you and enjoy your Sunday and weekend. So all the best to all of you guys. Thanks.